इस कहानी का टाइटल है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। फिल्म क़यामत से क़यामत तक का ये गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा आमिर खान की असल ज़िंदगी में तो शायद फिट नहीं बैठता था। असल ज़िंदगी में तो ये था कि चाचा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, क्योंकि पापा यानी ताहिर हुसैन साहब को तो शायद इतना यकीन नहीं था जितना कि आमिर के चाचा जान यानी नासिर हुसैन साहब को आमिर की कामयाबी का यकीन था। इसलिए ताहिर साहब ने आमिर के साथ पहली फिल्म नहीं बल्कि नासिर साहब ने आमिर के साथ पहली फिल्म बनाई। फिल्म मंजिल मंजिल और ज़बरदस्त दोनों फिल्में एक के बाद एक बनी, रिलीज हुई और फ्लॉप। जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे निकलकर भागते हैं। चूहों का भागना उनकी बेवफाई नहीं बल्कि मजबूरी होती है। मैंने भी अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। किस्मत अच्छी थी, जल्दी ही डायरेक्टर टीनू आनंद साहब के साथ उनकी फिल्म शहंशाह में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से लग गया। नासिर साहब के ऑफिस आना जाना रहता था। ऑफिस में सिवाय वीरानगी के और कुछ न था। लाइन से जिस डायरेक्टर की 3 फिल्में बड़े बजट की और बड़े स्टार कास्ट की फ्लॉप हो चुकी हूँ, उसका क्या हाल हो सकता है, इसे क्या बयान किया जाए। धीरे धीरे मैं फिल्म शहंशाह में मसरूफ होता गया और नासिर साहब के यहाँ आना जाना खत्म होता चला गया। लेकिन ऑफिस में क्या चल रहा है उसकी खबरें मिलती रहती थी। दूरदर्शन और टीवी का दौर जोर और शोर से शुरू हो चुका था। हर तरफ फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से फ्लॉप फिल्मों की मार थी, ऐसा लगता था कि फिल्में बनना अब बंद ही हो जाएंगी। हर बड़ा छोटा प्रोड्यूसर टीवी सीरियल बनाने के चक्कर में लगा था। शोले बनाने वाले रमेश सिप्पी भी बुनियाद बनाने में लगे थे। बी.आर. चोपड़ा महाभारत बनाने की तैयारियां कर रहे थे। रामानंद सागर की रामायण झंडे गाड़ चुकी थी। एक दिन अचानक आमिर खान से हिल रोड पर मुलाकात हुई। ढेर सारे पन्नों की एक मोटी सी फाइल उनके हाथ में थी। आमिर ने बताया कि उन्होंने खुद एक टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी है जिसे वो जेरोक्स कराने ले जा रहे हैं। दूरदर्शन में अप्लाई करेंगे, टीवी सीरियल पास हो गया तो वो खुद इसे डायरेक्ट करेंगे। मैंने उन्हें विश किया और कहा बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। आमिर ने मुझे सलाह दी कि मैं भी क्यों नहीं कोई स्क्रिप्ट लिखकर दूरदर्शन में ट्राई करूं। मैंने कहा यार, असिस्टेंसी करने में टाइम कहाँ मिलता है अपने लिए कुछ लिखने का, अब फिर घर चलाने का भी टेंशन है सर पर। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो अपनी राह और मैं अपनी राह चल दिए। काफ़ी दिनों बाद मुझे पता चला कि आमिर की लिखी स्क्रिप्ट का तो कुछ हुआ नहीं। शायद दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दी। अलबत्ता नासिर साहब खुद टीवी सीरियल बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सुनने में आता था दूरदर्शन में अब बड़े बड़ों की दाल नहीं गल रही है। बिना किसी बड़े सोर्स या भारी भरकम पौवे के काम नहीं चलता। उम्मीद थी कि नासिर साहब का सीरियल ज़रूर पास हो जाएगा, क्योंकि उनके रिश्ते की बहन नजमा हिफ्तुल्ला उन दिनों कांग्रेस की सरकार में बड़ी हैसियत रखती थी। इंदिरा गांधी जी की बहुत करीबी समझी जाती थी। लेकिन जनाब, जब टाइम ख़राब चल रहा हो तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ हाथ नहीं आता। नासिर साहब के लिखे सीरियल का भी कुछ नहीं हो सका। सुनने में ये भी आया कि ऑफिस बंद होने वाला है। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। उन दिनों हर तरफ यही सुनने में आता था, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपने ऑफिस बंद कर रहे हैं। सबको ऐसा लगने लगा था आने वाले दौर में टीवी सबको खा जाएगा। एक दिन नासिर हुसैन फिल्म्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर धर्मवीर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि नासिर साहब के लिखे सीरियल का भी कुछ नहीं हुआ। अब वो और उनके बेटे मंसूर खान मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसे नासिर साहब खुद नहीं डायरेक्ट करेंगे बल्कि मंसूर डायरेक्ट करने वाले हैं। उस फिल्म के हीरो आमिर खान होने वाले हैं। ये बात बताने में ना धर्मवीर साहब को कोई एक्साइटमेंट था और ना ही मुझे सुनकर कोई दिलचस्पी हुई। जनाब, एक दिन की बात है, अंधेरी से 4 लिमिटेड बस पकड़कर मैं और मेरी बीवी मेन बम्बई यानी भिंडी बाजार कुछ शॉपिंग की गरज से जा रहे थे। बस बांद्रा गेटी गैलेक्सी के स्टॉप पर रुकती है। मेरी नज़र पड़ती है आमिर खान पर, जो उसी बस स्टॉप के पास वाले बस स्टॉप पर किसी दूसरे नंबर की बस के इंतज़ार में खड़े थे। थोड़े परेशान से नज़र आ रहे थे। परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है अगर आप काफ़ी देर से जिस बस का इंतज़ार कर रहे हों और बस ना आए तो चेहरे पर सिलवटें आना शुरू हो जाती हैं। मैंने अपनी बीवी को दिखाया, वो देखिए वही आमिर खान है।
नासिर हुसैन साहब के भतीजे, जिन्हें नासिर साहब अपनी अगली फिल्म में हीरो बनाने वाले हैं। इससे पहले कि मेरी और आमिर की नजरें मिलती, बस के चलते ही पहली बात जो मेरी बीवी ने हैरानी से कही, ये हीरो बनने वाले हैं और यहाँ बस स्टॉप पे खड़े हैं। मैंने समझाया, मोहतरमा ऐसी बात नहीं है कि आमिर खान के वालिद साहब को या चाचा जान को कोई पैसे की कमी या तंगी हो। हाथी मरे पर भी 1.25 लाख का कहा जाता है। 3 फिल्में फ्लॉप हो गई तो क्या, उनके चाचा जान के पास अभी भी पाली हिल पर बंगला है। खुद आमिर अपने वालिदैन के साथ जिस फ्लैट में रहते हैं काफ़ी बड़ा और शानदार है, मैंने जा चुका हूँ वहाँ। असल में ये तालीम है उनके घर की, जब तक लड़का खुद कमाने ना लगे उसे ऐश व इशरत के लिए पैसे उड़ाने को न दिए जाएं। मोहतरमा, दूसरी बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आमिर के घर में फ़ाइन लगाने का सिस्टम है। मेरी बीवी ने हैरानी से पूछा, फ़ाइन? कैसा फ़ाइन? मैंने बताया, ये बात खुद आमिर ने मुझे बताई कि उनके वालिद ताहिर साहब अपने बच्चों को जो पॉकेट मनी देते हैं उसमें से ही अक्सर फ़ाइन लगाकर काट भी लेते हैं। कभी कभी तो ये पॉकेट मनी कट कर इतनी कम हो जाती है कि महीना गुजारना मुश्किल होता है। मेरी बीवी के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, असल में ताहिर साहब बहुत ही डिसिप्लिन्ड और उसूलों वाले आदमी हैं। उन्होंने अपने बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने के लिए घर में कानून बनाया हुआ है, जिससे कोई भी गलती या नुकसान होगा उस पर मुनासिब फ़ाइन लगाया जाएगा। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी पर भी फ़ाइन लगाते रहते हैं। मेरी बीवी ने तेवर बदलते हुए कहा, क्या बीवी पर भी फ़ाइन लगाते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, ये होती है डिसिप्लिन। मेरी बीवी ने नाराज़गी से कहा, दिमाग खराब हो गया उनका। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कैसे उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। मैंने कहा, आपको पता नहीं, ताहिर साहब बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। उनसे बात कीजिए तो आप उनके चेहरे के हाव भाव देखकर हंसते ही रहेंगे। यहाँ मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि फिल्म अंदाज अपना अपना में आमिर खान ने जिस तरह से कॉमेडी की है, ताहिर साहब बिल्कुल इसी तरह से अपनी आम जिंदगी में बात किया करते थे। खैर, ये बातें तो अपनी जगह। जो खास बात मेरे और मेरी बीवी के बीच बांद्रा से लेकर भिंडी बाजार के बस स्टॉप तक होती रही वो ये थी कि मैं कहता रहा कि आमिर हर तरह से अच्छा लड़का है। बम्बई के लड़कों को देखते हुए, वो भी बांद्रा के माहौल में रहा हुआ लड़का, इतनी तहजीब तमीज़ है उसमें, अच्छी प्यारी सी शक्ल है उसकी, लेकिन इसके ये मानी नहीं कि वो हीरो बन जाए। हीरो में जो बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। मैंने धर्मेंद्र और सुनील दत्त के साथ काम किया है, क्या पर्सनैलिटी है। सेट पर आते हैं तो बस वही नज़र आ रहे होते हैं। दिलीप साहब को भी मैंने देखा है, मिला हूँ उनसे 1-2 बार। क्या अंदाज है बात करने का, आपकी नज़र नहीं हटेगी उनके चेहरे से। अरे वो बोल रहे होते हैं तो लोग उन्हें ही एक टुक लगाए देखते रहते हैं और सुन रहे होते हैं। उनके चलने का अंदाज, उठने बैठने का अंदाज, हर बात में एक अदा है। अमिताभ बच्चन को देखिए, विनोद खन्ना को देखिए, क्या एक्शन हीरो हैं ये लोग। जवाब नहीं। हीरो बनने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, आमिर को उसके चचा एक फिल्म में जैसे तैसे हीरो बना देंगे, लेकिन वो हीरो बनकर फिल्म इंडस्ट्री में चल सके, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आमिर के हीरो बनने की मुखालिफत करता रहा, लेकिन मेरी बीवी साहिबा आमिर की तरफ से वकालत करती रही। वो अपनी बात पर थी कि आमिर हीरो बन सकता है। अब कोई जिन्नात था जो ये सब कहलवा रहा था उनसे, या इसे मैं एक औरत की सिक्स सेंस कहूँ। मेरी बीवी, जिन्हें शायद ही इन बातों की कोई समझ रही हो, पर वो यही कहती रही, आमिर हीरो बन सकता है और कामयाब भी हो सकता है। खैर जनाब, बात आई गई हुई अमिताभ बच्चन की पॉलिटिकल मसरूफियत की वजह से फिल्म शहंशाह की शूटिंग काफ़ी महीनों के बाद होती थी। इसी बीच मैं डायरेक्टर R.K. नैयर साहब को भी उनकी फिल्म कत्ल में असिस्ट करने लगा। एक रोज़ R.K. नैयर साहब के ऑफिस मंसूर खान अपने प्रोडक्शन मैनेजर को लेकर मेरे पास आए और मुझे बताया कि वो अपनी फिल्म क़यामत से क़यामत तक शुरू करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको असिस्ट करूं। मैं मंसूर के मुंह पर तो उनसे हाँ या ना का जवाब ना दे सका। मैंने कहा, मैं नासिर साहब से मिलने आऊँगा। नासिर साहब उन दिनों की वजहों से पाली हिल के बंगले में न रहकर खार में किसी फ्लैट में रह रहे थे। मैं उनसे वहाँ मिला। उन्होंने अपनी नई फिल्म क़यामत से क़यामत शुरू करने को लेकर अपनी दुश्वारियाँ और मजबूरियाँ बताईं। मैंने उनसे अर्ज़ किया, नासिर साहब, मेरी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इस फिल्म में काम करूँ, लेकिन फिल्म शहंशाह के काम को छोड़ना नहीं चाहता, जिसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये कि इतनी बड़ी फिल्म में काम करने की अपॉर्चुनिटी, दूसरे मेरा टीनू आनंद जी के साथ किया हुआ कमिटमेंट। अगर आप इस बात की इजाज़त दें कि मैं दोनों जगहों पर काम कर सकूं तो मुझे मंजूर होगा।
मैंने अपनी मजबूरी रख दी, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि नाज़िर साहब को यह मंजूर नहीं होगा कि उनके साथ काम करने वाला कहीं और भी काम करे। इसलिए यह बात वहीं ख़त्म हो गई। इससे पहले कि शहंशाह मुकम्मल होती, फिल्म क़यामत से क़यामत तक पूरी हो गई। एक दिन की बात है, मैं टीनू आनंद जी के घर नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में बैठा था। इन दिनों वो अपना ऑफिस घर से ही चलाते थे। राजस्थान टेरेटरी का डिस्ट्रीब्यूटर जिसने शहंशाह फिल्म खरीदी हुई थी, वो टीनू जी से मिलने आया। उसने बताया कि उसने फिल्म क़यामत से क़यामत तक का ट्रायल देखा, उसे फिल्म अच्छी लगी है और उसने वो फिल्म क्योंकि बहुत कम प्राइस में है अपनी टेरेटरी के लिए ख़रीद ली है। टीनू जी के प्राइस पूछने पर उसने बताया 11 लाख में प्रिंट पब्लिसिटी के साथ ली है। उस शख्स के चले जाने के बाद टीनू जी ने हंसते हुए कहा, अरे बड़े चालू होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर। अरे ये साला जो फिल्म शहंशाह से कमाएगा फिर अपना घाटा इस छोटी फिल्म में दिखाकर माल अंदर करेगा। इस चक्कर में इसने ये फिल्म खरीदी है। लेकिन जनाब, दोनों फिल्में रिलीज हुई और टीनू जी की कही भी बात उल्टी हो गई। शहंशाह हाई प्राइस फिल्म थी, इसलिए शहंशाह से रिकवरी मुश्किल हो गई। क़यामत से क़यामत तक में उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाई की और घाटा शहंशाह में दिखाया। अच्छा ही हुआ जो दूरदर्शन ने आमिर खान का सीरियल पास नहीं किया, वरना कहीं आमिर खान सीरियल बनाने में ही ना लग गए होते। क़यामत से क़यामत तक के बाद आमिर खान ने कुछ झटके ज़रूर खाए, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। बस में कही हुई मेरी बीवी की बात सही हो गई कि आमिर हीरो बन सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं, और मेरी बात गलत। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों, मिलने जुलने वालों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप हमारे ब्लॉग salimwrites.com पर विजिट करके हमारी दूसरी कहानियां भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।